हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ एवरनाइट के लेटेस्ट एपिसोड को। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि निंक्यू और सांगसांग का कोई पीछा कर रहा था, तो इस एपिसोड में उस बंदे के बारे में हमें बताया जाने वाला है, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना। अब एपिसोड की शुरुआत होती है एक होटल के सीन से, जहाँ पे निंक्यू सांगसांग के साथ मौजूद था। वो यहाँ पे कुछ खाने पीने का सामान ऑर्डर करता है, मगर निंक्यू यहाँ पे थोड़ा सा गहरी सोच में था, इसलिए वो ऑर्डर पे ध्यान नहीं देता। जो देख के सांगसांग निंक्यू से सवाल करते हुए पूछने लगी कि आखिर आप इतनी गहराई से किस सोच में डूबे हुए हो, क्या यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है? जिसपे निंक्यू कहने लगा कि नहीं, यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि चांगन सिटी कितनी खूबसूरत और अच्छी है, यहाँ का खाना पीना भी सब कुछ बहुत ज्यादा बेहतरीन है। जिसपे सांगसांग जवाब देती है कि हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि चांगन खूबसूरत है, यहाँ की चीजें भी बाकी जगहों के मुकाबले बहुत ज्यादा अच्छी है, मगर चीजें अच्छी होने के साथ साथ उतनी ही ज्यादा महंगी भी है। चांगन में वही सिटी के मुकाबले चीजें 10 गुना ज्यादा महंगी है, इसलिए मैं इस सिटी को सिर्फ खूबसूरती के कारण अच्छा नहीं कह सकती। जो सुनते साथ ही निंक्यू सांगसांग से कहने लगा, अरे ऐसा मत बोलो, अगर किसी ने सुन लिया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। चांगन में रह के हम चांगन की बुराई नहीं कर सकते। जिसपे सांगसांग जवाब देती है कि मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मैं इस जगह की बुराई नहीं कर रही, जो सच है बस मैं वही बोल रही हूँ। तो निंक्यू अब उसे डराते हुए कहने लग चुका कि अब बस भी करो, कहीं ये ना हो कि इस बारे में चांगन के ऑफिशियल्स को पता चल जाए और वो तुम्हारे सर के साथ साथ मेरे भी सर को धड़ से अलग कर दे। अभी यहाँ पे ये दोनों इसी तरह से बात कर ही रहे थे कि तभी हम निंक्यू के पीछे एक बंदे को देखते हैं, जो कह रहा था कि एक सुनसान गांव में आग और मीन माउंटेन के बीच एक भयानक बर्फ का तूफान, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम वहीं से ही बिलोंग करते हो। जिसपे निंक्यू जवाब देता है कि नहीं, तुम गलत हो, मैं ग्रासलैंड से आया हूँ। जो कहने के बाद निंक्यू उससे पूछने लगा कि चलो बताओ कि तुम इन दिनों कैसा कर रहे हो। निंक्यू ये सवाल ऐसे पूछ रहा था जैसे कि वो इस बंदे को जानता है। निंक्यू के इस सवाल पे ये बंदा जवाब देता है कि मैंने कुछ खास नहीं किया, मगर तुमने तो तैंग एकेडमी के प्रीलिम्स को भी क्लियर कर लिया, इवन कि तुमने उस छोटी सी लड़की को भी अपना सर्वेंट बना लिया है, अब तो ये लड़की मुझे पहचान भी नहीं पा रही। तो निंक्यू कहने लगता है कि जब के वक्त ये बहुत ज्यादा छोटी थी, मगर अब ये एक समझदार लड़की बन चुकी है। खैर ये सब छोड़ो, पहले तुम ये बताओ कि उन लोगों का क्या हुआ। जिसपे ये बंदा जवाब देता है कि होना क्या था, अब वो केस बंद हो चुका है, इसलिए उन लोगों को ढूंढना भी मुश्किल हो गया है, मगर फिर भी मैं इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। भले ही मैं सभी को ढूंढ नहीं पाया, मगर उनमें से 2 जन को मैंने ढूंढ लिया है और वो दोनों इसी शहर में रह रहे हैं, लेकिन उनकी हालत कुछ ठीक नहीं। जो सुन के निंक्यू मुस्कुराते हुए कहने लग चुका कि अच्छा, तो उनकी हालत ठीक नहीं। तभी ये बंदा निंक्यू के पास आते हुए कहने लग चुका कि बस बहुत हुआ, अब मैं और ज्यादा इस तरह से नहीं रह सकता। हम दोनों कब से बैठ के ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि हम कोई जासूस हो। जिसपे निंक्यू इस बंदे से कहने लग चुका कि जरा प्रोफेशनल बिहेव करो, तुम सच में एक जासूस हो, इसलिए अपने कैरेक्टर में थोड़ा प्रोफेशनलिज्म लाओ। तो ये बंदा निंक्यू के वाइन को पीते हुए कहने लग चुका कि काय का जासूस, तैंग डायनेस्टी के जितने भी जनरल्स हैं वो सभी बॉर्डर्स पे भेज दिए गए हैं, ताकि वो तैंग डायनेस्टी के बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट कर सके, और मिनिस्ट्री ऑफ वॉर के जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो सभी प्रिंस के पालतू कुत्ते हैं। मैं तो ये भी नहीं जानता कि करंट एम्परर क्या सोच रहा है, तो भला मैं एक जासूस कैसे हुआ। जिसपे निंक्यू उससे कहने लग चुका कि तुमने मेरा वाइन पी लिया। तो ये बंदा कहने लगता है कि पी लिया तो क्या हुआ, चलो अब और पिलाओ। जो कहने के बाद वो निंक्यू को चेक करते हुए कहने लगा कि जरा मुझे देखने दो कि तुम इन सालों में कितने बदले हो। ये सब देख के सांगसांग पूछने लगी कि भला तुम हो कौन और तुम इस तरह से निंक्यू को क्यों परेशान कर रहे हो। जिसपे ये बंदा अपने बारे में बताते हुए कहने लग चुका कि मैं जाऊ अर हूँ और मैं तुम्हारे यंग मास्टर का पहला दोस्त हूँ। तो निंक्यू कहने लगता है कि तुम बस पहले दोस्त हो, ना कि पहले प्यार, इसलिए ज्यादा चिपको मत, चलो दूर हटो। जो सुन के जाऊ और ज्यादा निंक्यू से चिपकने लगता है। इतना ही नहीं, वो यहाँ पे उसे गुदगुदी भी करने लगता है। ये सब देख के सांगसांग को हंसी आ रही थी। फिर ये सभी एक साथ ड्रिंक करने लगते हैं। दरअसल ये वही बंदा है जो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में निंक्यू पे नजर रखे हुए था। अब ये दोनों वाइन पीते हुए यहाँ पे मजे करने लगते हैं। इन दोनों को इस तरह से बैठ के वाइन पिए हुए काफी दिन बीत चुके थे, इसलिए ये लोग यहाँ पे इतने दिनों के गैप को फुलफिल कर रहे हैं। अब जाओ निंक्यू से पूछने लगा कि क्या तुमने सांगसांग को बचपन की वो बात बताई। जिसपे निंक्यू जवाब देता है कि नहीं, मैंने उसे अभी तक नहीं बताया है। इन दोनों की बात सुन के सांगसांग पूछने लगी कि क्या कोई स्टोरी है जो मुझे नहीं पता। तो निंक्यू कहता है नहीं, कुछ खास नहीं है। दरअसल निंक्यू सांगसांग को अपने बचपन की स्टोरी नहीं बताना चाहता था, क्योंकि उसके बचपन की स्टोरी बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक और डरावनी है। उतने में ही जाओ बताने लगता है कि कई साल पहले तांग डायनेस्टी और यान डायनेस्टी के बीच जंग हो रही थी। वो जंग बहुत ज्यादा खतरनाक थी। दोनों डायनेस्टीज के सोल्जर्स बॉर्डर एरियाज में जंग कर रहे थे। बॉर्डर एरियाज के विलेजेस जंग की वजह से बर्बाद हो गए। हर एक विलेजर को जान से मार दिया गया। विलेज के विलेज जला दिए गए, लाशों के ढेर लगा दिए गए थे। मगर मेरे बड़े भाई ने मुझे छुपाकर बचा लिया। हालांकि उसने मुझे तो बचा लिया,
लिया था मगर वो मारा गया। उस वक्त मैं छोटा और बेबस था, मगर जैसे तैसे करके मैं उस जगह से निकल गया। मैं तो अपने भाई की लाश को भी दफन नहीं कर पाया। सच कहूँ तो उस वक्त मुझे बचाने के लिए मेरे भाई ने खुद को कुर्बान कर दिया। जो सुन के सांगसंग निंक्यू से पूछने लगी कि आपकी क्या स्टोरी है, आप झाओ से कैसे मिले। तो निंक्यू बताने लगता है कि उस दिन मैं किसी को लाशों में तलाश कर रहा था। जो सुन के सांगसंग को कुछ भी समझ नहीं आता, तो वो पूछने लगी कि आखिर आप उस दिन किसको तलाश कर रहे थे। तो निंक्यू उसे बताता है कि वो उसे ही तलाश कर रहा था। अब वो आगे की बात बताते हुए कहने लगता है कि वो लाशों के ढेर में दबा हुआ था। तभी एक सोल्जर उसके सामने आ गया, मगर जैसा कि वो लाशों के ढेर में दबा हुआ था, इसीलिए वो सोल्जर निंक्यू को देख नहीं पाया, मगर उसे बार बार किसी के रोने की आवाज आ रही थी। तो इसीलिए उसने रोने वाले पर्सन को ढूंढना शुरू कर दिया। जब वो ऐसा कर रहा था तब उसे झाओ मिला, जो निंक्यू को रोक रहा था, क्योंकि वो सोल्जर उसके आसपास ही था। अगर उस सोल्जर को मेरे बारे में पता चल जाता तो वो मुझे खत्म कर देता, लेकिन खुशकिस्मती से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर झाओ ने रोने वाली बच्ची को तलाश करने में मेरी हेल्प की। दरअसल वो रोने वाली बच्ची और कोई नहीं सांगसंग थी, मगर फिर सांगसंग को लाशों के ढेर से उठा के निंक्यू ने अपने पास रख लिया। निंक्यू को उस वक्त सांगसंग के पास एक आयरन अम्ब्रेला भी मिला था, जिसे भी उसने अपने साथ ले लिया। फिर वो और झाओ एक दूसरे का नाम जानते हुए दोस्त बन गए और साथ में ही सफर करने लगे। इस तरह से उसकी और झाओ की दोस्ती शुरू हुई। अब इधर झाओ सांगसंग को प्यार से टपली मारते हुए कहने लगा कि बच्ची तुम बहुत ज्यादा किस्मत वाली हो, जो उस वक्त तुम हमें मिल गई। जो सुन के निंक्यू कहने लगता है कि किस्मत वाले तो तुम हो, क्योंकि बाद में मिन माउंटेन पे तुम्हारी मुलाकात एक कल्टीवेटर से हो गई, जिसने तुम्हें अपना डिसाइपल बना लिया। तो झाओ कहने लगा तुम बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कि तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं है। तभी निंक्यू झाओ से सवाल करते हुए पूछने लगा कि खैर ये सब छोड़ो, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये जगह कैसे मिली, तुम्हें पता कैसे चला कि हम यहाँ पे हैं। तो झाओ जवाब देता है कि इसमें क्या मुश्किल है, तुमने ही तो इस जगह के बारे में पहले जिक्र किया था। वैसे तुम्हें पता कैसे चला कि चांगन में यूलाई इन है। तो निंक्यू जवाब देता है कि सभी यूलाई इन का बस एक ही बॉस है, और यूलाई इन तो हर शहर में पाया जाता है। दोस्तों यूलाई इन को आप सराय की तरह समझ सकते हो। सराय मतलब एक ऐसी जगह जहाँ लोग आराम करने नहीं दुनिया की जानकारी जानने आते हैं, या अगर किसी को किसी से खुफिया तरह से मिलना हो तो वो इसी जगह पे आता है। इसमें कॉमन ये होता है कि यूलाई इन का मालिक एक ही बंदा होता है। जो सब कहने के बाद निंक्यू झाओ से पूछने लगता है कि तुम तो शिहुआ के पर्सनल बॉडीगार्ड्स में से थे, तो बताओ तुम अचानक से जासूस बन के कैपिटल में क्यों घूम रहे हो। जिसपे झाओ बताने लगा कि जब वो कैपिटल में रिपोर्ट करने आया था तब उसे यहीं पर रोक लिया गया, फिर एंड में उसका यहाँ पर ही ट्रांसफर हो गया। मगर अफसोस मैं शिहुआ के और ज्यादा क्लोज नहीं जा पाया। सच में मैं तो यूजलेस हूँ। दोस्तों ये शिहुआ असल में अभी के लिए है कौन हमें नहीं बताया गया। अब झाओ को इस तरह से उदास होते हुए देख के निंक्यू उससे कहने लगता है कि ऐसा नहीं कहो, अगर तुम्हारी भेजी हुई जानकारी हमारे पास ना होती तो हम रास्ते में ही शिहुआ के असैसिन्स के हाथों मारे जाते। हम अगर यहाँ तक सेफली पहुँच पाए हैं तो वो बस तुम्हारी वजह से ही है। दोस्तों मुझे लगता है कि रास्ते में प्रिंसेस के काफिले पे जिन लोगों ने अटैक किया था वो शिहुआ के ही आदमी थे। अब किन्मू ये सब कहने के बाद झाओ की ओर सब्जी की प्लेट बढ़ा देता है। हालांकि इसे सांगसंग खाना चाहती थी, मगर निंक्यू ने उसे नहीं देखा, इसलिए ये सीन काफी ज्यादा अजीब और फनी हो चुका था। फिर निंक्यू झाओ से पूछने लगा कि वैसे तो तुम एक जासूस हो, तो इसीलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने आखिर आम लोगों की तरह कपड़े क्यों पहन रखे हैं। तो झाओ बताने लगता है कि मिनिस्ट्री ऑफ वॉर दुनिया के सबसे बड़े वाटर गैंग को टारगेट कर रही है, इसलिए मैं उस गैंग की जासूसी कर रहा हूँ। वैसे क्या तुम्हें पता है पानी के रास्ते ट्रांसपोर्टेशन के मामले को अभी के लिए किसने संभाल रखा है? मुझे लगता है कि तुम्हें नहीं पता होगा, इसलिए चलो मैं ही तुम्हें बता देता हूँ। ये और कोई नहीं वही वाटर गैंग है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ वॉर टारगेट कर रही है। ऐसा कहा जाता है कि इस धंधे में बहुत ज्यादा पैसा है, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ वॉर वाटर गैंग के पीछे पड़ी हुई है। मगर जब मैंने प्रॉफिट के बारे में गैंग के लीडर से पूछा तो उसने कहा कि उसे एक कौड़ी का भी फायदा नहीं होता। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं किसकी बात पे यकीन करूं। जिसपे निंक्यू से सलाह देते हुए कहता है कि तुम एक जासूस हो, इसलिए तुमने धंधे के फायदे या नुकसान के बारे में नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें तो बस अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। और हाँ, जिस तरह से तुमने अपनी आइडेंटिटी मेरे सामने रिवील कर दी है उस तरह से किसी और के सामने मत करना। तो झाओ कहने लगता है कि हाँ ठीक है आप बस भी करो। वैसे मैं तुम्हें बता दूं गैंग लीडर बहुत ज्यादा अच्छा इंसान है, उसे बहुत पहले ही मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता चल चुका है, मगर अब तक भी वो खामोश बैठा है, जिस वजह से मैं भी यहाँ पे शांत हूँ। वैसे जब तुम उससे मिलोगे तब तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। जो सब कहने के बाद झाओ निंजा हथौड़ी की तरह छतों पे कूदते दौड़ते हुए यहाँ से चला गया। वहीं दूसरी तरफ सांगसंग और निंक्यू एक जगह पे बैठ के आगे क्या करना है उसके बारे में प्लान कर रहे थे। या निंक्यू एक बकेट में स्टोन्स थ्रो करते हुए उदास बैठा था, इसलिए सांगसंग कहने लगी आज आप अपने पहले दोस्त से मिले, इवन कि आपको तैंग एकेडमी जाने के परमिट पे भी स्टैंप मिल गया, तो भला आप फिर भी उदास क्यों हो?
हो। तो निंक्यू कहने लग चुका कि वो उदास नहीं, गुस्सा है। उसे तैंग एकेडमी ज्वाइन करने के लिए 6 मिनिस्ट्री स्टैंप में से 3 स्टैंप्स लगे, जिसपे सांगसांग कहने लगती है ये सब तो अब पूरा हो चुका है, सारी चीजें प्रिंसेस की वजह से स्मूथली कंप्लीट हो गई। मैंने आपसे कहा था ना कि प्रिंसेस बहुत ज्यादा अच्छी है। तो निंक्यू कहने लगा कि क्या खाक अच्छी, मैंने उसका काम किया जिसके बदले उसने मुझसे प्रॉमिस किया। जो सब कहने के बाद वो सांगसांग को एक बैड न्यूज सुनाता है। वो कहने लगता है कि मेरे पास एक बुरी खबर है, और वो ये है कि शायद चांगान में हमारे रहने के लिए कोई भी जगह नहीं, क्योंकि हम भले ही एकेडमी एग्जाम को पास भी क्यों ना कर ले, तब भी हमें रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। एकेडमी ना हमारे खाने का इंतजाम करेगी और ना ही हमारे रहने का, ऊपर से ट्यूशन फीस भी हमें खुद ही भरना होगा, वो भी महीने के पूरे 30 सिल्वर टेल्स। जो सुनते साथ ही सांगसांग हैरान हो गई और कहने लगी कि ये तो होने से रहा, क्योंकि हमारे पास इतने सेविंग्स नहीं है कि हम एकेडमिक लाइफ को अफोर्ड कर सके। भले ही सफर में हमने कुछ भी खर्च नहीं किया, मगर खर्च न करने की वजह से भी हमारे पास बस 200 ही सिल्वर टेल्स है, इसलिए अब आपको एकेडमी को भूलना होगा। जो सुनके तो निंक्यू हैरान था, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि सांगसांग सीधा उसे एकेडमी जाने से मना कर देगी। अब निंक्यू कहने लगता है कि तांग डायनेस्टी बहुत ज्यादा महान होने का दावा करती है, मगर पैसे कमाने के लिए ये लोग एजुकेशन का यूज करते हैं, इसलिए तांग एकेडमी को महान कहलाने का कोई भी हक नहीं। जो सुनके सांगसांग निंक्यू से पूछने लगी कि क्या एकेडमी जाना उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो निंक्यू कहता है कि और नहीं तो क्या, जिसपे अब सांगसांग जवाब देने लगी कि अगर ऐसा है तो अब हम पैसे कमाएंगे, वो भी एक कमाल के तरीके से। जो सुनते ही निंक्यू एक्साइटेड होते हुए कहने लगा कि अगर ऐसा है तो जल्दी बताओ कि वो तरीका क्या है, अगर हम एक सही तरीके से पैसे बना सकते हैं तो मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। जो सुनके सांगसांग बताने लगती है कि वो तरीका और कुछ नहीं आपकी राइटिंग स्किल्स है, अगर आप अपनी राइटिंग स्किल्स का यूज करते हुए कैलीग्राफी करो तो हम उसे बेचकर पैसे कमा सकते हैं। अब जैसे ही निंक्यू ये सुनता है वैसे ही वो इसके लिए मना कर देता है। वो कहने लगता है कि मैं पैसे कमाने के लिए कभी भी इस तरीके का यूज नहीं करने वाला, इसलिए इस बारे में भूल जाओ। तो सांगसांग कहने लगी आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत ज्यादा कमाल की है, अगर आप उसका इस वक्त में इस्तेमाल नहीं करोगे तो कब करोगे, वैसे भी हम स्किल्स बुरे वक्त में काम आने के लिए ही सीखते हैं। तो निंक्यू कहने लग चुका कि तुम्हें पता भी है कि कैलीग्राफी किसे कहते हैं। कैलीग्राफी एक आर्ट है, एक सच्चा स्कॉलर कभी भी कैलीग्राफिक आर्ट को पैसे के लिए बेच नहीं सकता। मैं एक सच्चा स्कॉलर हूँ तो इसलिए मैं अपने आर्ट को नहीं बेचूंगा, मैं अपने आर्ट को बेचने के बजाय खुद को बेचना ज्यादा पसंद करूंगा। तुम अभी जानती नहीं कि मैंने इस आर्ट को सीखने के लिए यूथ पैलेस में कितने पापड़ बेले हैं, मैंने बहुत सारे मुश्किलों का सामना किया है, तब जाकर मुझे यह आर्ट हासिल हुआ। मेरे हाथ घिस गए अपनी राइटिंग को सुधारते सुधारते, और तुम कह रही हो कि मैं इस आर्ट को बेच दूं। तो सांगसांग कहने लगी आप फिर से शुरू हो गए, देखो आप अभी स्कॉलर नहीं वुड कटर हो। दरअसल यहाँ पे वुड कटर का मतलब है कि निंक्यू किलिंग में एक्सपर्ट है, आप इसे एक टाइटल की तरह समझ सकते हो। इधर सांगसांग अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहने लगती है कि आपने ही तो कहा था कि आपकी राइटिंग स्किल्स किलिंग स्किल से ज्यादा बेहतर है, तो आप राइटिंग स्किल के बजाय किलिंग स्किल को पैसे कमाने के लिए क्यों यूज कर रहे हो। आपके पास एक बेहतर और अच्छा ऑप्शन मौजूद है, इसलिए आपने बेकार के पीछे नहीं जाना चाहिए। अगर आप अभी भी इसके लिए राजी नहीं तो फिर आपको वापस यूथ पैलेस जाके अपने हाथ घिसना शुरू कर देना चाहिए। जो सुनते ही निंक्यू कैलीग्राफी को सेल करने के लिए राजी हो चुका, मगर उसकी यहाँ पे एक कंडीशन थी, और वो ये थी कि निंक्यू अपने आर्ट को स्ट्रीट पर नहीं बेचेगा। अगर उसे आर्ट बेचना ही है तो फिर वो एक शोरूम खोलेगा, मतलब कि एक प्रॉपर स्टोर खोलेगा। ये सब यहाँ पे निंक्यू चिल्लाते हुए कह रहा था, इसलिए एक बंदे की नींद खुल गई और वो कहने लगा कि तुम कमीने लोग मुझे चैन से सोने भी मत दो। जो सुनते ही निंक्यू और सांगसांग इस जगह से तुरंत ही दूसरी जगह चले गए। दूसरी जगह आने के बाद ये दोनों एक गली में वहीं पर बैठ के सोते हुए अमीर बनने के सपने देखने लगे। अब ये अमीर बन पाते हैं या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल रात की चांदनी खत्म होकर दिन का उजाला शुरू हो गया, और यहाँ मार्केट में चलते हुए निंक्यू सांगसांग से पूछ रहा था कि क्या उसे कोई स्टोर मिला। तो सांगसांग जवाब देती है कि नहीं, फिलहाल तो उसे कोई भी स्टोर नहीं मिला, लेकिन उसे उम्मीद है कि वो बहुत ही जल्द एक अच्छे कैलीग्राफिक स्टोर को ढूंढ लेगी। जो सब कहते हुए ये दोनों एक बन स्टोर पे बन खरीदने के लिए रुक गए। वहीं बाजू में एक बूढ़े की कैलीग्राफिक स्टोर थी। दरअसल उसके दुकान पे कैलीग्राफी करके प्राइज जीतने वाला सिस्टम था। अब वो यहाँ पे दो बच्चों को प्राइज जीतने का लालच देके अपने पास बुला लेता है, लेकिन जब बूढ़े ने बच्चे की कैलीग्राफी देखी तो वो इस बच्चे को एक मूंगफली देके यहाँ से भागा चुका। हालांकि बच्चे तो यहाँ पे कुछ अच्छे की उम्मीद कर रहे थे, मगर ये बूढ़ा इन बच्चों को बेवकूफ बनाते हुए उन्हें मूंगफली चिपका चुका। ये सब बाजू में निंक्यू भी देख रहा था, इसलिए वो कहने लगा कि चांगान में तो बहुत सारे फ्रॉड लोग हैं, यहाँ पे लोग बच्चों को भी फ्रॉड बनाने से जरा भी नहीं कतराते, कितने बेशरम है यहाँ के लोग। ये सब सांगसांग भी देख रही थी, और फिर वो कहने लगी कि यंग मास्टर क्यों ना आप वहाँ पे कैलीग्राफी करके मेरे लिए कैंडी लो। जो
सुन के निंक्यू इस दुकान पे आके कैलीग्राफी करते हुए एक वर्ड लिखता है, जिसे लिखने के बाद निंक्यू एक कैंडी निकाल के लेके चला गया। वहीं इस बूढ़े को निंक्यू की राइटिंग बहुत ज्यादा पसंद आई, इसलिए वो निंक्यू को अपना सक्सेसर बनाना चाहता है। मगर जब तक वो पीछे मुड़ के देखता तब तक निंक्यू जा चुका था, जिस वजह से वो उदास हो चुका। वो कहने लगा, मेरे सक्सेसर तुम कहाँ चले गए? अब इधर निंक्यू और सांगसांग एक ब्रोकर पकड़ के अपने लिए कैलीग्राफिक स्टोर ढूंढने लगे। ये ब्रोकर जिस स्टोर को दिखाता है उसकी हालत बाहर से ही काफी ज्यादा खस्ता थी, इसलिए अंदर जाने से पहले ही निंक्यू कहने लग चुका कि उसने बस इसे ढूंढने के लिए 3 दिन और 3 रात लगा दिए। सच में ये तो बहुत ज्यादा बुरा है। जिसपे ब्रोकर कहने लगा कि यहाँ कुछ भी बुरा नहीं, उल्टा सब कुछ अच्छा है, क्योंकि इस जगह पे तुम्हें कैलीग्राफी के सारे सामान मिल जाएंगे, जैसे कि इंक, ब्रश, पेपर और इंक स्टोन। और मेन बात तो ये कि इस जगह का महाना रेंट भी बस 15 सिल्वर टेल्स है, जो मुझे लगता है कि तुम्हारे बजट के लिए काफी अच्छा होगा। जो सुन के फाइनली निंक्यू इस जगह को अंदर जाके देखने लगता है, मगर वो जैसे ही अंदर आता है वैसे ही उसे और ब्रोकर को धूल की वजह से खांसी होने लगती है। इस जगह की हालत काफी ज्यादा खराब थी, मगर फिर भी ब्रोकर इस जगह के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताने लगा और निंक्यू से पूछने लगता है कि चलो बताओ कि तुम्हें ये जगह कैसी लगी। अगर तुम्हें अच्छी लगी हो तो फिर मेरा खर्चा और एडवांस मिला के तुम्हें 50 सिल्वर टेल्स देने होंगे। चलो बताओ तुम इस डील के लिए राजी हो या नहीं। जिसपे निंक्यू जवाब देते हुए बताने लगा कि इस जगह की हालत बहुत ज्यादा खराब है, ऊपर से मुझे दीवारों पे कैलीग्राफी भी नहीं चाहिए, प्लस ये ब्रश, इंक और पेपर ये सब कुछ बेकार है, इससे मैं कभी भी कैलीग्राफी नहीं करने वाला, इसलिए तुम्हें प्राइस कम करना पड़ेगा। जो सुन के ब्रोकर कहने लगता है कि नहीं, मैं प्राइस नहीं कम कर सकता, क्योंकि इस जगह को ढूंढने में मुझे काफी दिनों का समय और एनर्जी लगी है। जो सुन के निंक्यू कहने लगता है कि अगर ढूंढने की बात है तो फिर सांगसांग भी तुम्हारे साथ थी, इसलिए अगर उसकी मेहनत को जोड़ा जाए तो फिर तुम्हारे 20 सिल्वर टेल्स बनते हैं। 20 सिल्वर टेल्स का सुनते ही ब्रोकर मना करने लगा। वो कहने लगता है कि नहीं, रहने दो, मैं इतने में डील नहीं कर सकता। लेकिन निंक्यू जबरदस्ती उंगली मोड़ते हुए 20 सिल्वर टेल्स पे उसे राजी कर लेता है, जिसके बाद सांगसांग इस पूरे जगह की साफ सफाई करने में लग जाती है। वहीं निंक्यू भी थोड़ी देर आराम करने के बाद कैलीग्राफी करने लग चुका। वो यहाँ कुछ शब्द लिखते हुए वार्म अप करने लगता है। जब तक इधर उसने कैलीग्राफी कंप्लीट किया तब तक उधर सांगसांग ने भी अपनी साफ सफाई कंप्लीट कर ली थी। फिर ये दोनों एंड में एक दूसरे को थम्स अप दिखाते हुए खुश होने लगे। अब यहाँ पे सांगसांग और निंक्यू की एक नई जर्नी शुरू होने वाली है, जिस जर्नी की शुरुआत नेक्स्ट एपिसोड से होगी, क्योंकि ये एपिसोड अब यहीं पे एंड होता है।